हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़े हो कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली it can be transferred from one form to another form in any chemical or physical change. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन है, कैपिटल A गिव्स B, जहां पर है हमारे रिएक्टेंट है और B क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे क्या हमें इस लॉ को अप्लाई करना है, तो हम कैसे लॉ को अप्लाई करें? तो उसमें दो पर्टिकुलर कंडीशन आती है। कंडीशन नंबर 1 कि रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट हो। कंडीशन नंबर 2 रिएक्शन आपकी 100% कंप्लीट ना हुई हो। कंडीशन नंबर 1 बोल रहा है कि रिएक्शन आपकी क्या है, 100% कंप्लीट हो गई। जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो जो रिएक्टेंट है वो चले गए पूरे के पूरे किसमें, प्रोडक्ट में। कंप्लीट होने से पहले मान लीजिए जो भी रिएक्टेंट का टोटल मास था, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद वही टोटल मास किसका निकल के आएगा, प्रोडक्ट का निकल के आएगा। इट मीन्स व्हाट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये हम सिर्फ कब अप्लाई कर सकते हैं, जब रिएक्शन क्या हो, 100% कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस वो केस है जब आपकी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुई है। अब जब रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हुई है, इसका मतलब कुछ रिएक्टेंट बन जाएंगे, है ना, और जो प्रोडक्ट है वो भी आपका पूरा का पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, अभी कुछ फॉर्म होना बाकी है। तो उस केस में आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल यही जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मान लेते हैं 60% कंप्लीट हुई। इसका इनिशियल टोटल मास था 100। तो जब 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ए कितना बचेगा, 40 बचेगा, और बी कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो आप देखो क्या लिखोगे, ये जो 100 है वो क्या होगा, 40 + 60। इट मीन्स व्हाट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 100 यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट का टोटल मास है, जो कि किसके इक्वल आया, प्रोडक्ट का टोटल मास 60 + 40। 40 क्या है, ये वो मास है रिएक्टेंट का जो कि रिएक्ट होने से रह गया। तो आपका लॉ आप कैसे अप्लाई करोगे, इसको आप अप्लाई करोगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म प्लस टोटल मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ये पॉइंट समझ में आया भाई, कि जब हमारी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगी तो उस केस में कुछ रिएक्टेंट बच जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू निकालेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो कि बच गया है। अब ये जो लॉ है ये क्या हर जगह एप्लीकेबल है या इसकी कोई लिमिटेशन भी है? तो आप लोगों ने तो सुना होगा कि सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, हर जगह अप्लाई होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये एक जगह जाके फेल हो जाता है। कहाँ? आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम सुना है? जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहाँ पर कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब वहाँ पे होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके अल्फा गामा बीटा बहुत सारे रेज है जो कि क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो इस प्रोसेस में कुछ मास उस रेडिएशन के फॉर्म में चला जाता है, या हम बोलते हैं कि वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। जब कुछ मास निकल गया तो क्या अब हम वहाँ पे टोटल मास कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं। यानी कहाँ पे जाके ये फेल हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लो क्या हो गया, एप्लीकेबल नहीं होता। तो फिर वहाँ पे क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम एनर्जी प्लस मास कंजर्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर? बढ़ते हैं आगे। सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो हमने फर्स्ट लॉ देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसे हम और क्या बोलते हैं,
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये क्या बोलता है? तो इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो स्टूडेंट हैं, राम और श्याम, ठीक है, दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और आगे चल के दोनों साइंटिस्ट बनते हैं। राम यूएसए चला जाता है और एक एक्सपेरिमेंट उन दोनों को मिलके करना है कि उन लोगों को क्या करना है, वाटर फॉर्म करना है। अब आपको पता है कि वाटर कैसे फॉर्म होता है, हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो वाटर फॉर्म होगा। तो राम क्या करता है, यूएसए जाता है और यूएसए जाके वहाँ की जितनी भी हाइड्रोजन है पूरी की पूरी हाइड्रोजन ले आता है। शाम क्या करेगा, शाम को ही दूसरी अदर कंट्री, लेट से जर्मनी जाता है और वहाँ से पूरी की पूरी ऑक्सीजन उठा लाता है। अब आपको पता है कि जब H2 को आप O2 से रिएक्ट कराओगे तो वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। ये इन्होंने पानी बनाया, राम और श्याम ने मिलके क्या बना दिया, पानी बना दिया। अब ये जो पानी बना है, इस पानी में, इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का मास निकल के आता है 2, ऑक्सीजन का निकल के आता है 16। इनका जो रेशो लोगे वो क्या है, एक सिंपल रेशो 1:8 है, राइट। ये वही रेशो है जो आपके इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होगा। इट मीन्स व्हाट, इससे क्या हमें समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आता है कि जब भी कोई एलिमेंट फिक्स रेशो में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उस कंपाउंड में एलिमेंट के मास का रेशो हमेशा एक सिंपल रेशो होता है और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने उन एलिमेंट को कहाँ से ऑब्टेन किया है, उनका सोर्स क्या है, उनका ओरिजिन क्या है, उस पर वो रेशो डिपेंड नहीं करता। जो हमने यूएसए और जर्मनी का एग्जांपल लिया जिससे कि हमने इंडिया में वाटर बनाया तो वाटर में मास का रेशो सेम निकल के आ रहा था। तो अब जरा से इसको समझ लेते हैं फटाफट। तो क्या बोलता है ये लो, ये बोलता है कि एनी कंपाउंड will always contain same element combined in a fixed ratio by mass irrespective of source and origin। मतलब कि जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा, एलिमेंट जो उसमें कंबाइंड हो रहे हैं उनको एक फिक्स रेशो, किसके फिक्स रेशो, मास के फिक्स रेशो में कंबाइंड करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, उनके सोर्स एंड ओरिजिन। फॉर एग्जांपल वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर जब भी फॉर्म होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और उनका जो मास का रेशो है वो हमेशा 1:8 ही निकल के आएगा। इसके अलावा मास का रेशो और कुछ वाटर में नहीं आएगा। फिर बात आती है लिमिटेशन। अब ये लो कहीं जाके फेल होता है। अगेन एक टर्म आपने सुनी होगी, आइसोटॉप्स। क्या होते हैं आइसोटॉप्स? वही जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है भाई, लिमिटेशन याद रखना। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो आइसोटॉप्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा इसका लिमिटेशन, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता इन केस ऑफ नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड। अब ये नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है? जैसे कि आयरन ऑक्साइड, आप सभी ने सुना है आयरन ऑक्साइड, ये क्या होता है? FeO। तो यहाँ पर आयरन की भी जो स्टाइशियोमेट्री है वो है 1 और ऑक्सीजन की भी स्टाइशियोमेट्री क्या है? 1। लेकिन उसी का एक और कंपाउंड आया Fe0.98O। ये जो कंपाउंड है, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो स्टाइशियोमेट्री है ये इंटीजर नहीं है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं और इसे हम डिटेल में समझेंगे। हमारा एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट जिसके अंदर कि कैसे ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो आइसोटॉप्स के केस में फेल हो जाता है और दूसरा कहाँ फेल हो जाता है? नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड जहाँ भी आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लॉ, थर्ड लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? इसको पहले एक बार समझ लेते, देख लेते हैं कि लॉ क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि व्हेन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 or more than 2 compounds,
देन द रेशियो ऑफ देयर डिफरेंट मास विल ऑलवेज बी अ सिंपल रेशियो। अब इसने ये लैंग्वेज तो बोल दी, अब ना तो आपको समझ में आई ना मेरे को समझ में आई, तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं भाई ये बोल क्या रहा है। तो ये बोलता है कि मान लो व्हेन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट है लेट्स से सल्फर, है ना, और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो उसने देखो बोला है व्हेन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का मास हमें डिफर करना है विथ फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स करना है। तो मान लेते हैं मैंने सल्फर का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ऑक्सीजन का मास मैं क्या कर रहा हूँ, वेरी कर रहा हूँ। तो जब मैं सल्फर का मास फिक्स करके ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊंगा तो ऑक्सीजन रिएक्ट करके इधर SO2 बना सकता है या SO3 बना सकता है। ठीक है भाई, दोनों केस में सल्फर क्या है, फिक्स मास है 32, और ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा है, ऊपर वाले केस में 16 इंटू 2 32 हो गया, और नीचे वाले केस में 16 इंटू 3 48 हो गया। तो ऑक्सीजन का मास तो डिफर कर रहा है और सल्फर का मास फिक्स है। तो फिर लॉ क्या बोलता है, फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, तो हमने 2 कंपाउंड भी बना लिए। देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ देयर डिफरेंट, देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट जो कि हमने लिया था, जिसके मास को हमने क्या किया था, वेरी किया था, विल ऑलवेज बी अ सिंपल रेशियो। तो चेक कर लेते हैं भाई। तो SO2 में जो ऑक्सीजन का मास है अपॉन ऑक्सीजन का मास जो SO3 में, हमें इसका सिंपल रेशियो लेना है। तो क्या होगा भाई सिंपल रेशियो, तो SO2 में ऑक्सीजन का मास क्या था 16 इंटू 2, जबकि SO3 में ऑक्सीजन का मास क्या है 16 इंटू 3। तो जो मास का रेशो आया वो आया 2:3, और आपको पता है 2:3 क्या है, एक सिंपल रेशो। समझ में आता है भाई। तो क्या किया हमने इसमें, हमने इसमें देखा कि जब हम किसी भी एक एलिमेंट का मास क्या कर दें, फिक्स कर दें, और दूसरे एलिमेंट का मास वेरी करें, तो जो दूसरे एलिमेंट का मास वेरी कर रहा था वो एक सिंपल रेशो में निकल के आता है। जैसे कि SO2 में ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय SO3 में ऑक्सीजन का मास है 16 इंटू 3, तो एक सिंपल रेशो निकल के आता है 2:3। तो ये हमारा कौन सा लॉ था, ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहां पे हमने एक एलिमेंट का मास फिक्स और दूसरे एलिमेंट के मास को क्या किया, वेरी किया। नेक्स्ट एंड अच्छा अगेन वही चीज, इसका भी ड्रॉबैक, तो ये भी कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, आइसोटॉप्स के केस में एंड नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है भाई, तो याद रखना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, तो ये दोनों आइसोटॉप्स के केस में एंड नॉन स्टाइशियोमेट्रिक कंपाउंड के केस में एप्लीकेबल नहीं होते। ये इनका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। लास्ट फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब देखो ये थोड़ा सा समझने में टेढ़ा है, पहले एक बार देख लेते हैं कि बोलता क्या है। ये बोलता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी अब यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट लेने हैं, जिसमें ठीक है, जिसमें से किसी एक एलिमेंट का मास हमें फिक्स कर देना है। ठीक है भाई, आगे टू फॉर्म कंपाउंड्स, कंपाउंड बना रहा है, then the ratio of their masses will be the same or simple ratio if both directly combine to form a compound। अब देखो ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अजीब सी लगी, तो अपन इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 3 डिफरेंट एलिमेंट है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है कार्बन। हमने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, कार्बन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो वो CO2 दे रहा है, कार्बन को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो वो CH4 दे रहा है। तो अब अगर हम इन CH4 और CO2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का रेशो निकालें, तो देखो ऑक्सीजन का मास हो गया यहाँ पे 2 इंटू 16 32, और हाइड्रोजन का मास हो गया 4 इंटू 1 4। तो ये जो रेशो आया ये 8:1 आया। ठीक है, 2 कंपाउंड बने हमारे CO2 और CH4, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का जो रेशो आया वो क्या आया, 8:1। अब हम क्या करें, अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन कराएं। तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जब हम कंबाइन कराएंगे तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वाटर में अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का रेशो लेके, तो वो भी क्या निकल के आता है, 8:1 निकल के आता है। यानी लॉ क्या बोला, लॉ बोला कि 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को जब हम फिक्स मास किसका किया है भाई, कार्बन का किया है, फिक्स मास वाले
एक तीसरे एलिमेंट से कंबाइंड करते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया CO2, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाया CH4। तो इन कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट का जो मास का रेशो है, तो डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन हुए भाई यहाँ पे, CO2 में हुआ ऑक्सीजन और CH4 में हुआ हाइड्रोजन। तो इनके मास का रेशो जो है 8:1, ये या तो वही रेशो होगा या एक सिंपल रेशो होगा जब इन दोनों एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको पता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराएंगे तो वाटर बनेगा। तो ये वाटर में इनका जो रेशो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का वो क्या होगा, 8:1। ठीक है भाई। तो यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमें ये समझ में आ रहा है कि टोटल कितने एलिमेंट होना जरूरी है, 3 डिफरेंट एलिमेंट होना जरूरी है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड देन द रेशो ऑफ देयर मासेस विल बी द सेम, जैसा कि आ रहा था ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के केस में, और द सिंपल रेशो इफ बोथ डायरेक्टली कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये हमारा जो लॉ है ये है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और ये 4 बेसिक लॉ हैं जो कि आपको पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखेंगे और ट्राई करेंगे कि कुछ के प्रॉब्लम्स भी हम क्या कर पाएँ, कवर कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।